हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नगरों का वर्गीकरण और उनकी कुछ विशेषताएं। इससे पहली वीडियो में हमने नगर और कस्बे के बारे में जाना था कि नगर किसे कहते हैं और कस्बा क्या होता है। और आज की वीडियो में हमने देखेंगे नगरों का वर्गीकरण, यानी कि नगरों, जैसे कि आपको पता है कि जो नगर जो होते हैं सभी एक जैसे नहीं होते। कोई नगर बड़ा होता है तो कोई छोटा होता है, किसी में अधिक जनसंख्या होती है तो किसी में कम जनसंख्या होती है। तो ऐसे ही अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम देखेंगे नगरों का वर्गीकरण। नगरों का वर्गीकरण भी कहीं पर धार्मिक, सांस्कृतिक इनके आधार पर होता है, कहीं वाणिज्य और व्यापार के आधार पर होता है, कहीं पर्यटन के आधार पर होता है। तो इस प्रकार नगरों का वर्गीकरण किया जाता है। प्रत्येक नगर का वर्गीकरण करने से पहले हमें उसके कार्यात्मक आधार पर ध्यान देना होता है। नगरों का आकार निश्चित नहीं होता, नगर छोटे भी हो सकते हैं और नगर बड़े भी हो सकता है। जो हमारे समाजशास्त्री हैं ममफोर्ड, इन्होंने अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज, ममफोर्ड समाजशास्त्री हैं हमारे, इन्होंने अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज में नगरों का वर्गीकरण किया है। और इन्होंने अपनी पुस्तक में नगरों को 6 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले है आरंभिक नगर। जो हमारे गांव होते हैं वो आरंभ में नगर बनने की किस अवस्था में होते हैं। ये सबसे पहले धार्मिक केंद्र बनते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती हैं जो कि धार्मिक आस्था का केंद्र बन जाते हैं। इन्हें आरंभिक नगर कहते हैं। यहाँ पर धार्मिक, यानी कि बड़े बड़े मंदिर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जो होती हैं धार्मिक कार्यों से संबंधित होती हैं। दूसरी आती है मध्यम नगर। जो मध्यम नगर होता है इसमें ग्रामीण संस्कृति और नगरीय संस्कृति का मिला जुला रूप होता है, यानी कि मिश्रित संस्कृति होती है। यहाँ पर लोग कुछ खेती करके अपनी आजीविका चलाते हैं, कुछ खेती के अलावा यानी कि अन्य वाणिज्य वर्ग के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ पर नगरीय संस्कृति भी मिलती है और ग्रामीण संस्कृति भी मिलती है, इसलिए इसको मिश्रित नगर भी कहा जा सकता है। यहाँ पर मिश्रित रूप होता है। जो मध्यम नगर होते हैं इनके जो आसपास के गांव होते हैं, जो मध्यम नगर है ये अपने आसपास के गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये छोटी मोटी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, किसी की चिकित्सा संबंधी होती है, शिक्षा संबंधी है, या अन्य अपने घरेलू सामान है, वाणिज्य वर्ग है, कच्चा माल लेना है, अपना जो खेती की जब अनाज है वो बेचना है। तो इस प्रकार से जो अपनी आवश्यकताएं होती है छोटी मोटी, इनको पूर्ति करने का कार्य मध्यम नगर करते हैं, यानी कि ठीक है। इसके बाद आता है महानगर। जो महानगर होते हैं ये नगरों से बड़े होते हैं। महानगर नगरों से बड़े होते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, वाणिज्य वर्ग और व्यापार का कार्य होता है। यहाँ पर पानी की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं यहाँ महानगरों में अवेलेबल होती हैं। बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, यातायात के साधन होते हैं, संचार के साधन होते हैं। तो महानगरों में ये सारी सुविधाएं पाई जाती हैं। इसके बाद आता है विशाल नगर। जो विशाल नगर होता है ये महानगरों से भी बड़े होते हैं। विशाल नगर महानगरों से भी बड़े होते हैं। यहाँ पर सैन्य शक्ति का केंद्र होता है, यानी कि सैनिक शक्ति जो होती है यहाँ पर केंद्र होता है। बड़े नगर, विशाल नगर। कच्चे माल की आपूर्ति भी विशाल नगरों से होती है, कच्चा माल मिलता है विशाल नगरों से। उत्पादन का केंद्र माना जाता है।
औद्योगिक क्षेत्र पाए जाते हैं यहाँ पर, कल कारखाने पाए जाते हैं यहाँ पर। वाणिज्य वर्ग व्यापार का कार्य भी विशाल नगरों में अधिक होता है। इसके बाद आता है समस्या मूलक नगर। जब कोई भी बड़ा शहर, कोई भी बड़ा नगर, कोई भी विशाल नगर होता है तो वहां पर वहां की जो जनसंख्या होती है तो एक निश्चित सीमा तक जनसंख्या में वृद्धि करते हैं और इसके बाद वहां की जनसंख्या दिन पर दिन कम होती चली जाती है। वहां पर जो जनसंख्या की अधिक वृद्धि होती है तो उस समय समस्याएं जन्म लेती हैं, अपराध की प्रवृत्ति आ जाती है, गरीबी, बेकारी, बीमारी, इस तरह की जो जनसंख्या होती है इस तरह की समस्याओं से घिर जाती है, उनमें समस्याएं पैदा हो जाती हैं ऐसे नगरों में। तो ऐसे नगरों को समस्या मूलक नगर कहते हैं। इसके बाद आता है मृत प्राय नगर, यानी कि मृत के समान। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े नगर होते हैं तो कहते हैं कि एक निश्चित सीमा तक उन नगरों की सीमाएं होती हैं, अवधि होती है, इसके बाद वो मृत प्राय हो जाते हैं और दोबारा से वो आरंभिक नगर में आ जाते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े नगर होते हैं तो युद्ध के समय में सबसे पहले ऐसे बड़े नगरों पर ही अटैक होता है और वहां की जनसंख्या शून्य रह जाती है, वहां के औद्योगिक धंधे बंद हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो शहरों का नाम निशान मिट जाता है और वो शहर दोबारा से आरंभ होने लगते हैं और आरंभिक स्थिति में आ जाते हैं। इसके बाद हमारे मनकोड़ ने इन शहरों नगरों को 6 भागों में डिवाइड किया है। तो अलग अलग समाजशास्त्री अपने अपने विचार रखते हैं। इसके बाद आता है गिस्ट एल्बर्ट ने भी नगरों को 6 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है उत्पादन का केंद्र, यानी कि जो नगर होते हैं वहां पर उत्पादन का कार्य होता है, कोई भी चीज हो, जैसे कि गांव से आता है अनाज, लेकिन जो अनाज से जो बनने वाली चीज होती है वो नगरों में ही होती है। व्यापार वाणिज्य केंद्र, नगरों में व्यापार का कार्य होता है। राजनीतिक केंद्र, नगरों में राजनीतिक कार्य भी किए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्य भी किए जाते हैं। धार्मिक क्षेत्र नगरों में पाए जाते हैं। पर्यटन केंद्र, जो नगर होते हैं पर्यटन की कारण भी नगर डिवाइड होते हैं। यहाँ पर पर्यटन कार्य भी किए जाते हैं। पर्यटन की जैसे कि आगरा है, दिल्ली है, मथुरा है, तो मथुरा हमारा धार्मिक केंद्र सांस्कृतिक केंद्र में आता है और जो पर्यटन केंद्र है दिल्ली है, आगरा है, ये पर्यटन नगर कहलाते हैं। इसके बाद आता है मिश्रित कार्य, जो मिश्रित कार्य जहाँ पर होते हैं, जैसे कि अपने आसपास के गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, वाणिज्य वर्ग भी है वहां पर, सांस्कृतिक केंद्र भी है। तो इस प्रकार के जो नगर होते हैं वो मिश्रित कार्यात्मक नगर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद जो मैकेंजी हमारे समाजशास्त्री हैं, मैकेंजी ने कहा है नगरों को 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले प्राथमिक सेवा वाले, जो नगर प्राथमिक सेवा देते हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं अपने आसपास उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, प्राथमिक कार्य करते हैं, तो वो नगर प्राथमिक सेवा वाले नगर कहलाते हैं। वाणिज्य प्रधान नगर, जहाँ पर वाणिज्य व्यापार का कार्य अधिक होता है, वो व्यापार नगर कहलाते हैं। औद्योगिक नगर, यहाँ पर औद्योगिक कल कारखाने अधिक होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी होता है, तो वो औद्योगिक नगर कहलाता है। मिश्रित नगर, यहाँ पर सभी चीजें अवेलेबल होती है, सारे नगर, सारी संस्कृति जो होती है, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों में मिश्रित रूप देखा जाता है। अब हमारे चौथे समाजशास्त्री रीमर के अनुसार नगरों को 5 भागों में डिवाइड किया है। धार्मिक सांस्कृतिक नगर, जहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों की दृष्टि से बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, इमारतें रूप लेती हैं, वो धार्मिक सांस्कृतिक नगर कहलाते हैं। व्यापारिक नगर, जहाँ पर व्यापारिक कार्य अधिक होते हैं, वो व्यापारिक नगर हैं। औद्योगिक नगर, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक कार्य होते हैं, कल कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, मशीनें होती हैं, ऐसे नगर को औद्योगिक नगर कहते हैं।
महानगर, ये नगरों के विशाल नगर होते हैं। यहाँ पर वाणिज्य व्यापार का कार्य होता है, कच्चा माल की आपूर्ति होती है, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पर्यटक नगर, जहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर लोग आते हैं और अपने शहर का पर्यटन का नाम देते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं, अजूबे होते हैं, उनको बाहर से अपने आउट ऑफ इंडिया के लोग भी उनको देखने आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने नगरों का वर्गीकरण यानी कि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने नगरों को किस प्रकार से डिवाइड किया है, नगरों का वर्गीकरण देखा है। और अब देखते हैं नगरों की विशेषताएं कि हर नगर की क्या विशेषताएं होती हैं, नगर में क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो नगर की जो विशेषताएं होती है, सबसे पहले व्यवसायिक आधार। तो जैसे कि आपको पता है कि नगरों का जो वर्गीकरण है व्यवसाय के आधार पर होता है। नगरों में व्यवसायिक कार्य होता है, वाणिज्य वर्ग, व्यापार, कच्चे माल की आपूर्ति होती है। जो व्यवसाय होते हैं वो नगरों में कृषि कार्य को छोड़कर अन्य स्रोतों के द्वारा आजीविका कमाते हैं, आजीविका उपार्जन करते हैं नगरों में कृषि कार्य के अलावा। ठीक है, इसके बाद आता है आर्थिक क्रियाओं का बढ़ावा। आर्थिक क्रिया, जो शहरों नगर होते हैं वहां पर आर्थिक क्रियाएं कैसे होती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य होता है, लेकिन नगरों में आर्थिक क्रियाओं के रूप में कृषि कार्य को छोड़कर अन्य कार्य के द्वारा, अन्य स्रोतों के द्वारा आर्थिक यानी कि धनोपार्जन किया जाता है। बड़ा आकार, नगरों का आकार बड़ा होता है, कई सारे बड़े नगर मिलकर के एक नगर का निर्माण करते हैं। वहां पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती है। जनसंख्या की विभिन्नता, नगरों में प्रत्येक नगर का आकार भी अलग अलग होता है, उसी प्रकार की वहां की जाति, भाषा, सांस्कृतिक विषमताएं, वेशभूषा, पहनावा, वहां की जनसंख्याओं में भी विभिन्नता देखी जाती है, परंतु इसके बाद भी उनमें एकता का भाव होता है। इसके बाद आता है नागरिक सुविधाएं। जो नागरिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं शहरों में, जैसे कि पानी की सुविधाएं हैं, बिजली की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है, कानून की सुविधा है, सुरक्षा की भावना है। तो ये सारी सुविधाएं नगरों में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती हैं। विशेष जीवन विधि, नगरों की जो जीवन विधि होती है वो गांव से बहुत अलग होती है। वहां की जो सांस्कृतिक जो संस्कृति होती है वो शहरी होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जो रूप होता है वो अलग होता है। अब आता है हमारा गतिशील। जो नगर होते हैं, नगर में जो समस्याएं होती हैं वो गतिशील होती हैं, एक समस्या आई दूसरी गई। तो इस प्रकार के जो नगर होते हैं उनमें गतिशील की भावनाएं भी देखी जाती हैं। औपचारिक नियंत्रण की व्यवस्था, गांव में सरपंच या मुखिया गांव का वो नियंत्रण की व्यवस्था को संभाले रखता है, परंतु शहरों में कानून, प्रशासन, नियम, पुलिस, ये सारी चीजें जो होती हैं नगरों में नियंत्रण की व्यवस्था को बनाए रखती हैं, इनमें नियंत्रण बना रहता है। अब आता है नग मध्यम वर्ग। शहरों में जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो नागरिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने देखा है नगरों का वर्गीकरण। नगरों को हर समाजशास्त्री ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है, इनका देखा है वर्गीकरण, और इसकी कुछ विशेषताएं भी हमने देखी है। नगरों की जो विशेषताएं होती हैं वो किसी न किसी रूप में हर प्रकार से अलग अलग रूप दिखाई देता है। नगरों में हर प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, पानी की व्यवस्था है, रोशनी, पर्याप्त रोशनी है, वहां पर बड़ी बड़ी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर औद्योगिक कारखाने होते हैं, व्यापार का कार्य होता है, वहां पर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।